रेखा सुबह हाथ में चाय का कप लिए हॉल में बैठकर टीवी देखते हुए चाय पी रही थी कि तभी उसको दरवाजे की घंटी की आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा खोला, देखा तो काम वाली चंपा थी। रे चंपा, तू आज क्यों आई? तुझे मना किया था ना मैंने आज आने के लिए। तेरी बेटी का जन्मदिन है ना, तो तू काम पर क्यों आई? मैं सारा काम कर लेती आज खुद ही। लेकिन भाभी, मैंने साहब से पूछा तो उन्होंने छुट्टी लेने से मना कर दिया, और आज मैं नहीं आती तो साहब का गुस्सा हम दोनों पर बरसता, तो इसीलिए सोचा सुबह जल्दी जाकर काम जल्दी से निपटा कर बाजार चली जाऊंगी। बेटी के लिए तोहफा भी ले आना है, इसलिए मैं आज आ गई। ऐसा बोलकर चंपा काम में लग गई। चंपा को 2 साल पहले ही रेखा के पति ने काम करने के लिए रखा था। रेखा चंपा से बात करके अपना गम भूल जाती थी। आज चंपा के चेहरे की चमक बता रही थी कि वह कितनी खुश थी। कितने साल की हो गई तेरी बेटी? रेखा ने पूछा। पूरे 10 वर्ष की हो जाएगी। उसके लिए नई फैंसी ड्रेस खरीदनी है। मोबाइल पर फोटो देखी थी तो उसको वैसे ही चाहिए, तो सोचा दिला दूं। फिर उसके लिए ही तो कमाती हूँ। भाभी, आज खाने में कढ़ी चावल रोटी बना देती हूँ। चंपा ने पूछा। बना दे, वैसे भी बस मुझे ही खाना है, साहब बाहर ही खाने वाले हैं। और सुन, जाते वक्त मुझसे कुछ पैसे ले जाना। मेरी तरफ से अपनी बेटी के लिए कुछ ले लेना। और साहब का रूम अच्छे से साफ करना। तुझे तो पता ही है कि थोड़ी भी गंदगी दिखी तो गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। रेखा ने कहा। भाभी, सब अच्छे से साफ कर दूंगी, आप चिंता मत करो। चंपा ने काम करते करते बातें शुरू कर दी। भाभी, एक बात पूछूं? आपकी शादी को कितने साल हो गए? कल पूरे 3 साल हो जाएंगे, रेखा ने कहा। मतलब कल आपकी शादी की सालगिरह है? चंपा ने कहा। रेखा ने टीवी देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया। फिर तो कल घर में खूब जश्न होगा, है ना भाभी? अरे नहीं, इस बार शादी की सालगिरह का जश्न नहीं होगा। ऐसा क्यों भाभी? पिछली बार तो हुआ था। आप तो नसीब वाली हो जो इतना अमीर और नामी ससुराल मिला है आपको। साहब की कितनी अच्छी कमाई है, फिर भी आप जश्न नहीं करोगी, ऐसा क्यों? चंपा ने कहा। अरे, तू यहाँ मुझसे बात ही करती रहेगी या घर जाकर अपनी बेटी के जन्मदिन की तैयारी भी करेगी? रेखा ने बात को टालते हुए कहा। अरे हाँ, मैं भी ना कितनी पागल हूँ, बातों में लग जाती हूँ। इतना कहकर चंपा काम निपटाकर चली गई। तभी मोबाइल की घंटी बजी। रेखा ने देखा तो उसकी सास अनामिका जी का फ़ोन था। अनामिका जी, जो कि एक समाज सेविका थी, जो महिलाओं के खिलाफ होने वाले घरेलू हिंसा और अत्याचारों के खिलाफ समाज में जागरूकता फैलाने का काम करती थी। वह समाज सेवा के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गई हुई थी। रेखा ने फ़ोन उठाकर हेलो कहा तो वह कहने लगी, रेखा, तुम्हारी शादी की सालगिरह पर जश्न के लिए इस बार 5 स्टार होटल बुक कर दिया गया है। इस बार घर पर नहीं होगी पार्टी। लेकिन माँ जी, मुझे कोई पार्टी वार्टी नहीं करनी है। सुन लिया मोहन? अनामिका जी ने कहा। रेखा को समझ में आ गया कि माँ जी ने कॉन्फ्रेंस कॉल करके मोहन को भड़काने का काम किया है। इतना सुनते रेखा के हाथ पैर ठंडे हो गए। वह मैं यह कहना चाह रही थी कि मुझे पार्टी नहीं करनी, ना ही किसी पार्टी में जाना है। रेखा ने डरते हुए अपने मन की बात बताई। तुमसे कोई सलाह नहीं मांग रहा, जितना बोला है उतना ही किया करो।
ज़्यादा जुबान मत चलाओ, नहीं तो पता है ना, चुपचाप पार्टी के लिए चली आना, समझी? इतना कहकर फ़ोन काट दिया। रेखा वहीं सोफे पर बैठ गई और अपनी पुरानी यादों में चली गई। उसे पुरानी बातें और पुराने जख्म जैसे सब ताज़ा हो रहे थे। सोचने लगी, कैसे भूल जाऊं जो पिछले साल मोहन ने मेरे साथ किया था। वैसे तो हर रोज़ ही होता है, लेकिन उस दिन सब मेहमानों के सामने पार्टी में मोहन ने रेखा पर हाथ उठाया था। कितना रोई थी रेखा। उस वक्त सब वहीं थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। सबके जाने के बाद सासू माँ ने कहा, पति पत्नी में छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं। चाचा चाची भी समाज की दुहाई देकर रेखा को रोता हुआ छोड़कर चले गए। रेखा के माता पिता का बचपन में कार एक्सीडेंट हो गया था। 5 साल की थी रेखा उस वक्त। बड़े होने पर मोहन से उसकी शादी चाचा चाची ने पैसों के लालच में करा दी थी और अपना पीछा छुड़ा लिया था। किसके पास जाए अपना दुख कहने। तलाक लेकर अकेले रहने में भी डरती थी कि दुनिया क्या कहेगी। कोई सहारा देने वाला भी नहीं था। मोहन और अनामिका जी उसे बात बात पर धमकी देते थे कि अगर हमसे बैर कर लिया तो फिर ना घर की रहोगी ना घाट की। अभी जो रोटी कपड़ा मिल रहा है वह भी बंद हो जाएगा। बदनामी होगी सो अलग। मतलब इसमें कुल मिलाकर सिर्फ तुम्हारा घाटा ही है। रेखा डर के उनके मारपीट और घरेलू अत्याचार हर रोज सहती रहती और अंदर ही अंदर टूटती रहती। बस यही कारण था कि उसकी हिम्मत और बढ़ गई थी। शराब पीकर मारपीट करना अब तो यहाँ आम बात हो गई थी। यह सब सोचते सोचते रेखा का सिर दर्द करने लगा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो मोहन सामने खड़े थे। इतना भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि आज इतनी जल्दी कैसे आ गए। मोहन ने कहा, जाकर खाना लगाओ। मोहन के लिए रेखा खाना लगाने लगी। मोहन खाना खा रहा था, रेखा पास ही खड़ी थी। जोरदार थप्पड़ रेखा के गालों पर मोहन ने दे मारा, यह कहते हुए कि स्टैंडर्ड खाना बनाना नहीं आता, कम से कम बनवाना तो सीख लेती। और खाने की थाली छोड़कर कमरे की तरफ जाते हुए कहा, सुनो, पार्टी है, कोई नाटक मत करना, पिछली बार की तरह, और किसी अच्छे पार्लर से तैयार होकर आना। रेखा गाल पर हाथ रखे जमीन पर बैठकर रोते रोते सोचने लगी कि उसे पता होता कि मोहन घर पर अभी आएंगे तो उनकी पसंद का ही खाना बनवाती। रोते रोते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह मोहन ने पैर से रेखा को मार के जगाया तो रेखा सोचने लगी कि क्या सच में यही उसका नसीब है। खाना पीना, पैसा, शोहरत, ऐसो आराम सब कुछ था उस घर में रेखा के लिए, सिवाय उसके आत्मसम्मान और प्यार के। दुखी मन से रेखा ने मोहन के लिए नाश्ता बनाया और नाश्ता करके मोहन ऑफिस चले गए। तभी चंपा आ गई। आज बातूनी चंपा भी चुपचाप अपना काम कर रही थी। रेखा ने उसे अपने साथ रात को हुए मारपीट को भूलते हुए उससे पूछा, चंपा बड़ी शांत है आज, बताया नहीं कैसा रहा बेटी के जन्मदिन का पार्टी। कभी रेखा की नजरें चंपा पर गई। तुझको यह चोट कैसे लगी, कहीं गिर गई थी क्या? इसीलिए तो आज इतना शांत है, बता तो सही क्या हुआ। इतना सुनते ही चंपा की आंखों में आंसू आ गए। भाभी क्या बताऊं, कल रात मेरे पति ने शराब पीकर मुझे बहुत मारा
और सारे पैसे भी छीन लिए। बेटी का जन्मदिन भी खराब कर दिया। क्या? रेखा ने आश्चर्य से पूछा। फिर क्या हुआ? क्या होगा भाभी? हम औरतों के नसीब में पति के हाथ का मार खाना ही लिखा हुआ है। आप पढ़े लिखे होकर भी आज तक साहब से मार खाती हो। मैं तो अनपढ़ हूँ। बुरा तो तब लगता है जब बेटी यह सब देखकर रोती है। आपको तो अभी बच्चे नहीं हैं। सब कहते हैं, मुझे तो बेटी को देखकर रोना भी आता है और चिंता भी, कहीं आगे चलकर उसके साथ भी यह सब हुआ तो। पता है, शादी से पहले जब अपनी माँ को मार खा कर देखती थी तो मैं कहती थी माँ से, हिम्मत क्यों नहीं करती? मैं तो शादी के बाद अपने पति से अपना हिसाब रखूंगी। इज्जत के बदले इज्जत, प्यार के बदले प्यार और मार के बदले मार कब तक बर्दाश्त करूंगी? पर शादी के बाद पता चला वहाँ पर बचपना था। हकीकत तो यही है कि शादीशुदा को अत्याचार बर्दाश्त करना ही पड़ता है। जैसे आप छिपा रही हो थप्पड़ के दाग। भाभी, मेकअप से दाग छुप सकता है, मिट नहीं सकता। ऐसे मत देखो मुझे सब कुछ पता है। मुझे क्या, पूरी सोसाइटी को पता है, बस कोई सामने से बोलता नहीं। रेखा फिर चंपा को देखती रह गई, जिसको चंपा की बातें चुभ गई। चंपा अपना काम निपटा कर चली गई। रेखा कुछ सोचने लगी। तभी मोहन का फोन आया। रेखा सुनो, मैं सीधा होटल आ जाऊंगा, तुम ड्राइवर के साथ चली आना। रेखा ने मन मार कर हम करके जवाब दिया और शाम को तय समय पर रेखा होटल पहुंच गई। पार्टी शुरू होने वाली थी। सभी मेहमान आ चुके थे। तभी रेखा भी वहां गई। एक अमीरों की महफिल में मेकअप से लिपे पुते चेहरे थे। मोहन की नज़र जैसे ही रेखा पर गई, उसे घसीटते हुए होटल के एक कमरे में ले गया। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। बोलो क्या हुआ? बोलो बोलो मोहन, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बोलो तो सही। मोहन ने रेखा को घूरते हुए कहा, बेवकूफ़ गंवार औरत, तुझे मैंने कहा था पार्लर में जाना, अच्छे से मेकअप कराना, अच्छे कपड़े पहनना। तुमने क्या कपड़े पहने हैं? कैसा मेकअप किया है? रेखा ने कहा, लेकिन मैं तो तुम्हारे पसंद की पार्लर में ही जाकर तैयार हुई हूँ। 2 कौड़ी की औरत, तू मुझसे जुबान लड़ाएगी? बताता हूँ तुझे। मोहन ने रेखा का हाथ पकड़कर उसके बालों को पकड़ते हुए जैसे ही अपना हाथ उठाया रेखा के गाल पर थप्पड़ मारने के लिए, रेखा ने आज ना जाने कहां से इतनी हिम्मत आ गई थी। उसने मोहन का हाथ पकड़कर हटा दिया और अपने दूसरे हाथ से उसने उसको आज एक के बाद एक लगातार तमाचे मारे। मोहन अपने दोनों कानों पर हाथ रखे थोड़ी देर के लिए सन्न हो गया और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वह रेखा को घूरे जा रहा था। आज रेखा ने डरने की बजाय हिम्मत से काम लिया। मोहन ने गुस्से में बोलना चाहा तो रेखा ने मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया और बोली, तुम बहुत बोल चुके मिस्टर मोहन। मैं सुनती रही और तुम बोलते रहे। अब आज मेरी बारी है बोलने की और तुम्हारी सुनने की। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, मुझे तुम जब जैसा चाहो खेलोगे, समझे? आज के बाद अगर मुझ पर हाथ उठाया और कोशिश भी की हाथ उठाने की, तो वह हाल करूँगी कि जिंदगी भर याद रहेगा। अगर चाहते हो कि पार्टी में कोई तमाशा ना हो और सबके सामने तुम्हारी इज्जत बनी रहे, तो चुपचाप पार्टी में चलो। दरवाजे पर खड़ी अनामिका जी रेखा के पास आई और बोली, तेरी इतनी हिम्मत
कि तू मेरे बेटे को मारेगी? तू होती कौन है मेरे बेटे को धमकी देने वाली? तू शायद भूल गई कि मैं कौन हूँ। अगर हम तुझे छोड़ दें तो तू वापस अपने रास्ते पर आ जाएगी। किसके दम पर इतना कर रही है तू? यह फिल्म नहीं है, असली जिंदगी है यह। ससुराल से निकाली गई औरतों की कोई इज्जत नहीं करता। तुझे पता नहीं किससे दुश्मनी मोल ले रही है। आदरणीय सासू माँ, आप चुप ही रहें तो बेहतर होगा। अपने शराबी अयास बेटे की शादी मुझसे इसलिए कर दी कि गरीब घर की लड़की है, चुपचाप सारे जुल्म बर्दाश्त करती रहेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब चुप रहने की बारी आपकी। वरना जिस समाज और मीडिया में लोग आपको देवी मानते हैं, जो औरतें अनामिका देवी को न्याय और महानता की मूर्ति समझते हैं, वही समाज, वही मीडिया देवी समझी जाने वाली अनामिका जी को खुद उसी जुल्म की सजा भुगतते देखेंगे तो कितनी इज्जत रहेगी आपकी? जरा सोच कर देखिए। जब अनामिका देवी की बहू मीडिया के सामने बोलेगी घरेलू हिंसा की बात तो क्या होगा? जरा सोचकर देखो माँ। यह खबर मीडिया चैनल के ब्रेकिंग न्यूज में फैली होगी। उम्मीद करती हूँ अब आपकी समझ में आ गई होगी मेरी बात। और क्या कहा आपने कि मुझे अगर आप लोग छोड़ देंगे तो यह गाना तो आपने सुना ही होगा, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। इसलिए आप मुझे यह धमकी तो ना ही दें कि मेरा क्या होगा, क्योंकि मेरे पास कानून है जहां मैं न्याय मांग सकती हूँ। सही कह रही हूँ ना मैं? मेरी चुप्पी को आप लोगों ने मेरी कमजोरी समझ रखी थी, पर बस अब और नहीं। मैं पढ़ी लिखी आज की नारी हूँ। सभी सामाजिक और कानूनी अधिकार भी जानती हूँ कि मुझे आपकी दया की जरूरत नहीं। नारी कोई मूर्ति नहीं, इंसान है। यह बात हमेशा याद रखिएगा। अब आप लोगों की मर्जी। आप दोनों आराम से बैठकर सोचिए कि क्या करना है। मैं तो पार्टी में जा रही हूँ। फिर माँ बेटा ने अपनी गलती मानी और फिर खुशी खुशी साथ में रहने लगे सब लोग। तो दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।